नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा द फ्यूचर्स एजुकेशन पे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 2019, जिसको कि JLO एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है, जो कि 26 दिसंबर 2019 को आयोजित की गई थी और जिसकी फाइनल आंसर की जो है 30 जून 2021 को इशू की गई थी। तो फ्रेंड्स, आज हम इसका ऑल्ड पेपर जो है आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो प्लीज़ आप अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस डिग्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिग्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिग्री के विरुद्ध पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिग्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 74 संबंधित है। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, निष्पादन के प्रतिरोध से। निष्पादन के प्रतिरोध से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिविल न्यायालय की अधिकारिता कौन अभिनिर्धारित करता है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न्यायालय स्वयं करता है। न्यायालय स्वयं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टा प्रोबेंडा से आशय है। तो फैक्टा प्रोबेंडा से क्या आशय है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता है। तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी भी पक्षकार को वाद की सुनवाई के दौरान पर्याप्त हेतुक दर्शित करने पर कितनी बार स्थगन अनुदत्त किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 बार। जी हाँ, 3 बार। और फिर है क्वेश्चन नंबर 6, दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1961 SC 1457 का वाद संबंधित है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रांग न्याय के सिद्धांत से। प्रांग न्याय के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसकी अभिवचन में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सबूत का भार। सबूत का भार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न में से कौन सी धारा सिविल न्यायालयों को अंतर्निहित शक्ति प्रदान करती है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 151। धारा 151। क्वेश्चन नंबर 9, वह व्यक्ति जो अवयस्क की ओर से वाद संस्थित करता है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाद मित्र। वाद मित्र। क्वेश्चन नंबर 10, डिक्री के निष्पादन के लिए निर्णीत ऋणी के गिरफ्तारी के मामले में जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान कौन करता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डिक्रीदार। डिक्रीदार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश में किसके द्वारा धनराशि का भुगतान किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर 2, प्रतिवादी द्वारा। प्रतिवादी द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 12, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश के अंतर्गत खर्चों के लिए प्रतिभूति कौन देता है? क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वादी। वादी। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि कमिश्नर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है तो निम्न में से कौन सी शक्ति उसे प्रदत्त नहीं है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, शास्त्रीय अधिरोपित करने की शक्ति। शास्त्रीय अधिरोपित करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश के अंतर्गत प्रतिभूति देने का आदेश पारित किया जाता है एवं वह प्रतिभूति नहीं दी जाती है तो न्यायालय आदेश पारित करेगा कि? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाद खारिज कर दिया जाए। वाद खारिज कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश के नियम 2 के अंतर्गत न्यायालय सरकार को किस रूप में पक्षकार जोड़ सकता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिवादी के रूप में। प्रतिवादी के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, जहां वाद किसी निगम के विरुद्ध संस्थित किया जाता है समन की तामील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर 4, इनमें से किसी को भी। इनमें से किसी को भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यायालय की इजाज़त के बिना किसी वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा अवयस्क की ओर से किया गया करार या समझौता। क्वेश्चन नंबर 17 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अवयस्क से भिन्न सभी पक्षकारों के विरुद्ध
शून्य करणीय होगा। अवयस्क से भिन्न सभी पक्षकारों के विरुद्ध शून्य करणीय होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 18। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश के नियम 19 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 19 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा न्यायालय स्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश नहीं दे सकता? क्वेश्चन नंबर 19 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लघुवाद न्यायालय। लघुवाद न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रत्येक अपील सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित के रूप में की जाएगी। क्वेश्चन 20 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ज्ञापन। ज्ञापन के रूप में की जाएगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न में से कौन सी धारा में पुनर्विलोकन संबंधी प्रावधान है? 21वें में हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 3 धारा 114 में। धारा 114 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा वाद संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा निस्तारित नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 22 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संपत्ति के विभाजन के लिए वाद। संपत्ति के विभाजन के लिए वाद। क्वेश्चन नंबर 23 है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की किस धारा में मूल डिक्री के विरुद्ध अपील के प्रावधान निहित है? क्वेश्चन नंबर 23 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धारा 96 धारा 96। और क्वेश्चन नंबर है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के में अस्थायी व्यादेश संबंधी प्रावधान निहित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 सिविल मामलों के संबंध में निम्न में से किस न्यायालय के पास पुनरीक्षण की शक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 25 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 26वें में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 न्यायालय जिसने डिक्री पारित की है अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर संपत्ति के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन कर सकता है। ये जो है यहाँ पर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय आज्ञा पत्र जारी कर सकता है? 27 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डिक्री पारित करने वाला न्यायालय आज्ञा पारित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है यदि डिक्री विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित की जाती है तो वह विधिक प्रतिनिधि किस हद तक दायी होगा? तो 28 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मृतक की केवल वह संपत्ति दायी होगी जो उसके हाथ में आई हो और सम्यक रूप से व्ययनित नहीं की कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 अंतरित डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय के पास निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डिक्री के अंतरिति की प्रेरणा से निष्पादन का आदेश देने की शक्ति। डिक्री के अंतरिति की प्रेरणा से निष्पादन का आदेश देने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर है 30 निम्न में से कौन सी संपत्ति डिक्री के निष्पादन के लिए कुर्क और विक्रय के लिए दायी नहीं होगी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वैयक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार। वैयक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 जहां किसी डिक्री के निष्पादन में स्थावर संपत्ति का विक्रय किया गया है और ऐसा विक्रय आत्यांतिक हो गया है वहां कब से यह समझा जाएगा कि संपत्ति क्रेता में निहित हो गई है? 31 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उस समय से जब संपत्ति का विक्रय हुआ है। उस समय से जब संपत्ति का विक्रय हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 32 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इन सभी उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, संपत्ति का विभाजन करने के लिए, कोई मिनिस्ट्रियल कार्य करने के लिए, सभी के लिए कमीशन जारी कर सकता है। चलिए तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से कौन सी संपत्ति डिक्री के निष्पादन के लिए कुर्क के लिए दायी होगी? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरकारी प्रतिभूतियाँ। सरकारी प्रतिभूतियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 35 ख संबंधित है। 34 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विलंब कारित करने पर खर्चे से। विलंब कारित करने पर खर्चे से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148 के अंतर्गत न्यायालय कुल मिलाकर समय अवधि को कितना बढ़ा सकता है? 35 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 30 दिन से अधिक नहीं बढ़ा सकता, 30 दिन से अधिक नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 3 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्यायालयों की अधीनस्थता से, न्यायालयों की अधीनस्थता से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस नियम में यदि वाद खारिज हो जाता है तो वादी उसी वाद हेतु के लिए नया वाद लाने से प्रवारित नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आदेश। और ये आदेश 9 नियम 3, आदेश 9 नियम 3, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा धारा 148 का कैविएट दायर करने का अधिकार को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अंतर निर्दिष्ट किया गया है? 38 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1976 के अधिनियम 104 द्वारा, 1976 के अधिनियम 104 द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 21 में न्यायालय का निम्न में से कौन सा क्षेत्राधिकार अंतर्निहित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 39 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार, विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत गिरफ्तार या निरुद्ध किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, वह स्त्री जिसे देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश का नियम 8 संबंधित है। 41 में हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1, लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में प्रक्रिया, लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के में वाद के समझौते से संबंधित प्रावधान निहित है। क्वेश्चन नंबर 42 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश के अंतर्गत संस्थित वाद में यदि प्रतिवादी उपसंजात होता है तो उसके पश्चात वादी प्रतिवादी पर परिशिष्ट ख के प्रारूप संख्यांक 4 क में क्या तामील करेगा? 43 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निर्णय के लिए समन, निर्णय के लिए समन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश के नियम 5 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा कुल मिलाकर कितनी समय अवधि बढ़ाई जा सकती है? 44 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 माह से अधिक नहीं, 2 माह से अधिक नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति अपीलीय न्यायालय में निहित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें हो जाएगा 45 में ऑप्शन नंबर 4, मामले को प्रेषण करने की शक्ति, विवादयक विरचित करने की शक्ति, अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति। तो ये सभी शक्तियाँ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसमें, ये सभी शक्तियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 46 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 विशेष विधि को जो अब प्रवृत्त है को परिसीमित करती है। क्वेश्चन नंबर 46 में ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आदेश की अपील नहीं की जा सकती? क्वेश्चन नंबर 47 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जांच की जाती है
48 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मजिस्ट्रेट द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट समझी जाएगी। तो 49 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परिवाद, परिवाद। क्वेश्चन नंबर 50, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है समझी जाएगी। 50 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 51 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परिवाद केवल ज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है, परिवाद केवल ज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है, ये कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52, पुलिस रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की में परिभाषित है। 52 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धारा 2 द में, धारा 2 द में परिभाषित है, 2 द में परिभाषित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 157 से संबंधित है। 53 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया, अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, सेशन न्यायालय कौन स्थापित करता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज्य सरकार, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 55, विशेष समन संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की में निहित है। 55 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धारा 206 में, धारा 206 में निहित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं कौन परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस मामले में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण कर सकता है। 57 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संज्ञेय मामला, संज्ञेय मामला। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध असंज्ञेय अपराध है। 58 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 के अंतर्गत गर्भपात कारित करना, ये असंज्ञेय अपराध है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59, जहाँ कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं है वहाँ किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। 59 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, दंगा करने का अपराध है, दंगा करने का अपराध ऑप्शन नंबर 3 संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध है, संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध है दंगा करने का अपराध। चलिए अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धारा 109, धारा 109। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 218 के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना करने का अपराध विचारणीय है। 62 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा। और फिर है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है उसका तुरंत पीछा कर सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है। 63 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारत के किसी भी स्थान में, भारत के किसी भी स्थान में। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा दंडादेश अपर सेशन न्यायाधीश दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोई भी दंडादेश किंतु मृत्यु दंडादेश के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धारा 82, धारा 82। और फिर है क्वेश्चन नंबर 66, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय 7 संबंधित है। 66 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ, चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा मजिस्ट्रेट डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज पार्सल
या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत है। तो क्वेश्चन नंबर 67 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 74 के अंतर्गत किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता, ये कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 69 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट भेजने के बाद उस अपराध के संबंध में आगे और अन्वेषण नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट भेजने के बाद उस अपराध के संबंध में आगे और अन्वेषण नहीं किया जा सकता, ये कथन गलत है, ये कथन गलत है, असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 190 एक के अधीन संज्ञान लेने के लिए सशक्त कर सकता है, सकती है। 70 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से किस मामले में यदि अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट आगे और अन्वेषण को रोकने का आदेश दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समन मामला, समन मामला। क्वेश्चन नंबर 72 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन संबंधित प्रावधान निहित है। क्वेश्चन नंबर 72 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 निम्न में से किस अपराध का संज्ञान न्यायालय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ही ले सकता है। 73 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 216 के अधीन अपराध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 192 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। तो 74 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपराध का संज्ञान करने के पश्चात, अपराध का संज्ञान करने के पश्चात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट, परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट 75 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परिवादी की और वहां उपस्थित साक्षी की शपथ पर परीक्षा करेगा, परिवादी की और वहां उपस्थित साक्षी की शपथ पर परीक्षा करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 203 संबंधित है। 76 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परिवाद को खारिज किए जाने से, परिवाद को खारिज किए जाने से। क्वेश्चन नंबर 77 परिवाद के आधार पर संस्थित मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण के दौरान उसके समक्ष यह प्रकट होता है कि उसी अपराध के संबंध में पुलिस द्वारा अन्वेषण हो रहा है, तब मजिस्ट्रेट 77 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उस जांच या विचारण की प्रक्रिया को रोक देगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी वाद को सत्र न्यायालय को विचारार्थ सुपुर्द किया जा सकता है जब अपराध केवल उसी के द्वारा विचारणीय है। 78 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दंड प्रक्रिया संहिता धारा 209, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 209। क्वेश्चन नंबर 79 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 257 के अंतर्गत यदि मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से परिवाद वापस ले लिया जाता है तो मजिस्ट्रेट, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 79 में अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा, अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन से अपराध का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता।
क्वेश्चन नंबर 80 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 460 के अधीन कारित अपराध का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तियों पर एक साथ आरोप नहीं लगाया जा सकता। 81 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वे व्यक्ति जिन पर भिन्न समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है। क्वेश्चन नंबर 82, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 306 संबंधित है। 82 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सह अपराधी को समाधान से, सह अपराधी को समाधान से। 82 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 83 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अभियुक्त प्रश्नों का मिथ्या उत्तर देने से दंडनीय हो जाएगा। अभियुक्त प्रश्नों का मिथ्या उत्तर देने से दंडनीय हो जाएगा, ये कथन सत्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, सेशन न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को कौन पुष्ट करता है। 84 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। फिर है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, संक्षिप्त विचारण में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समन मामलों की विचारण प्रक्रिया, समन मामलों की विचारण प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस अपराध का शमन न्यायालय की अनुज्ञा के बिना किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 323 के अधीन स्वेच्छाया उपहति कारित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 के अंतर्गत अपराध के शमन का प्रभाव होगा। 87 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अभियुक्त की दोष मुक्ति, अभियुक्त की दोष मुक्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता है तो वह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 325 के अंतर्गत कार्यवाही एवं अभियुक्त को भेज सकता है। 88 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 89, 89, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3, अपील से, अपील से। 89 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपील से। और 90, क्वेश्चन नंबर 90, कोई व्यक्ति जो अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है अपील कर सकता है। 90 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 395 के अंतर्गत किसी लंबित मामले को राय के लिए भेजा जाता है। 91 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 92, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 376 के अंतर्गत अपील के उद्देश्य से कौन सा मामला छोटा मामला नहीं समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग, जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 1 मास से अनधिक की अवधि के लिए कारावास का दंडादेश पारित करता है। जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 1 मास से अनधिक की अवधि के लिए कारावास का दंडादेश पारित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, जब कभी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार करवाता है, तब यदि उस मजिस्ट्रेट को जिसके द्वारा यह मामला सुना जाता है यह प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तारी करवाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं था, वह मजिस्ट्रेट प्रतिकर दिलवा सकता है। 93 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1000 रुपये से अनधिक। क्वेश्चन नंबर 94, अपराधी को भर्त्सना के पश्चात छोड़ने के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा निम्न में से किस तथ्य पर विचार नहीं किया जा सकता। 94 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपराधी की वित्तीय स्थिति, अपराधी की वित्तीय स्थिति। क्वेश्चन नंबर 95, जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी
के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जाए तो वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 95 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अजमानतीय अपराध। अजमानतीय अपराध। क्वेश्चन नंबर 96 यदि वह स्त्री जिसे मृत्युदंडादेश दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय 96 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण करेगा। क्वेश्चन नंबर 96 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धारा 482। धारा 482। अगला क्वेश्चन नंबर 98 यदि कोई अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो परिसीमा काल होगा। 98 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6 महीने। 6 महीने। अगला क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन सी अनियमितता दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 460 में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 83 के अधीन संपत्ति को कुर्क करना और उसका विक्रय करना। क्वेश्चन नंबर 100 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 311 के अंतर्गत किसे नमूना हस्ताक्षर देने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किसी भी व्यक्ति को जिसमें अभियुक्त भी शामिल है। किसी भी व्यक्ति को जिसमें अभियुक्त भी शामिल है। तो दोस्तों हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 101 नंबर का, जिसमें कहा गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374 के अधीन अपील की जाती है। तो 101 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा। दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा। 102 पर चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 106 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं है कहा गया है, एक कथन सत्य नहीं है, बाकी 3 सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा सही नहीं है। बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता। तो ये वाला जो है वो आपकी गलत है ऑप्शन, बाकी तीनों सही है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इन तीनों को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 106 के संबंध में एक कथन बताए गए हैं। हो सकता है इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके आ जाए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। अक्सर हर एग्जाम में देखा है हमने कि रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। तो यहाँ पर आप जेएलओ एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर मैं आपको उपलब्ध करवा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। 4 पेपर होते हैं कुल मिला करके, तो बाकी के पेपर्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आयुध सहित 103 नंबर में है, आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति किसके पास है। 103 में आ जाएगा ऑप्शन 2 जिला मजिस्ट्रेट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 104 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439 के अधीन जमानत से संबंधित विशेष शक्तियाँ निहित है। 104 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन 4 उच्च न्यायालय एवं सेशन न्यायालय दोनों को। अगला क्वेश्चन 105 कोई व्यक्ति उप अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा है। 105 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10 वर्ष से कम नहीं, 10 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अभिवाक सौदेबाजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं पर जोर दिया गया है, नहीं है। 3 नंबर वाला सही नहीं है, न्यायालय अपना निर्णय खुले न्यायालय में नहीं सुनाएगा। बाकी तीनों सही है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम 107 पर। जब अपील में उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया जाता है तो उक्त दंडादेश को क्रियान्वित कौन कराएगा। 107 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेशन न्यायालय। 108 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा में पुलिस के पास संज्ञेय अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार करने की शक्ति है। 108 में आ जाएगा ऑप्शन 3 धारा 151। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 109 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 से संबंधित है। 41 से संबंधित कौन सा है। 109 में आ जाएगा 1 नंबर पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। 110 पर चलते हैं सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में अभियोजन का संचालन किया जाएगा। 110 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोक अभियोजक द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 111 नंबर क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 के अधीन दंडादेश के लघुकरण की शक्ति किसके पास है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा समुचित सरकार के पास। समुचित सरकार के पास ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन 112 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एक समय में डैश की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, कितने समय की अवधि के लिए। तो 112 में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1 वर्ष से अनधिक। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 113 पर।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में धारा 55 क को अंतर्विष्ट किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि साथ में इंग्लिश के भी क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर आपको कोई शब्द यहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही है, कोई भी शब्द, तो आप यहाँ पर बिल्कुल इसके राइट साइड में इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल सटीक तरीके से समझ सकते हैं। सटीकता ही पहचान है द फ्यूचर्स एजुकेशन की। 113 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 55 क को अंतर्विष्ट किया गया। तो यहाँ पर आपकी 113 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2009 के अधिनियम 5 द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 114 नंबर का। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का कर्तव्य निम्न में से किसका है? 114 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उच्च न्यायालय का। अगला क्वेश्चन 115 अपीलों के उपशमन संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की डैश में निहित कौन सी धारा में निहित है? 115 में 4 नंबर आ जाएगा धारा 394, धारा 394। 116 जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है तब वह न्यायालय ऐसा वारंट भेज सकता है। 116 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इनमें से किसी को भी, यहाँ पर इनमें से किसी को भी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 117 पर। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की अधीन यदि बंद पत्र के लिए कोई प्रतिभूबंद पत्र का समपहरण होने से पूर्व मर जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन 2, उसकी संपदा बंद पत्र के बारे में दायित्व से उन्मोचित हो जाएगी। तो यहाँ पर उन्मोचित को हम यहाँ पर समझ सकते हैं डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है, डिस्चार्ज। तो यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ सके इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में शामिल की गई है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 118 ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है कहलाता है। ऑप्शन 2 आ जाएगा इसमें वारंट मामला, वारंट मामला। अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 409 के अंतर्गत निम्न में से किसके पास मामले को वापस लेने की शक्ति? 119 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा सेशन न्यायालय, सेशन न्यायालय। अगला क्वेश्चन आ जाता है 120 नंबर का। दोस्तों 120 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। जब बंदी जेल में परिरुद्ध किया जाना है तब वारंट सौंपा जाएगा। 120 में 1 नंबर आ जाएगा जेलर को। अगला क्वेश्चन 121 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 संबंधित है। 121 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा अजमानतीय अपराध के मामले में जमानत से। जेएलओ का प्रीवियस ईयर का पेपर है आरपीएससी बोर्ड का, वो भी ऑफिशियल आंसर की के आधार पर सोल्ड पेपर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी आपकी हेल्प हो रही है यहाँ पर। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा लगे तो लाइक वाला बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन समन की तालीम कौन कर सकता है? 122 में 4 नंबर आ जाएगा इनमें से कोई भी पुलिस अधिकारी, न्यायालय का अधिकारी, लोक सेवक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 123 नंबर का। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 1908 की धारा 217 लोक अधिकारी को परिभाषित करती है जिसमें सम्मिलित है। 123 में 4 नंबर आ जाएगा, ये सभी है सरकारी सेवक, सेना का कमीशन्ड ऑफिसर और प्रत्येक न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन आता है 124 लघुवाद न्यायालय किस न्यायालय के अधीनस्थ है? 124 में आ जाएगा 3 नंबर उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय दोनों के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 125 पर। अंतःकालीन लाभ का दावा किया जा सकता है। 125 में आ जाएगा 2 नंबर केवल स्थावर संपत्ति के संबंध में, केवल स्थावर संपत्ति के संबंध में। अगला क्वेश्चन है 126 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा वाद पोषणीय नहीं है? 126 में 4 आ जाएगा पूर्णतः धार्मिक अधिकार पर आधारित वाद। अगला क्वेश्चन आ जाता है 127 निम्नलिखित में से कौन सा आदेश डिक्री नहीं है? तो यहाँ पर 127 में 4 नंबर आ जाएगा कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश जो है वो डिक्री नहीं है, बाकी तीनों डिक्री है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 128 पर। हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। उक्त प्रावधान संबंधित है। 128 में 2 नंबर आ जाएगा दोस्तों धन संबंधी क्षेत्राधिकार से। 129 पर चलते हैं और 139 में यहाँ पर कहा गया है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 24 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शक्ति उच्च न्यायालय को निहित नहीं है? 129 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 3 नंबर वाला ऑप्शन आ जाएगा
किसी ऐसे वाद को जो उसके सामने विचारण के लिए लंबित है उसे किसी अन्य उच्च न्यायालय में अंतरित करने की शक्ति। अगला क्वेश्चन 130, डैश में किसी वाद का लंबित होना उसी वाद हेतु पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत में या भारत के न्यायालयों को प्रवृत्त नहीं करता है। 130 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, विदेश न्यायालय में किसी वाद का लंबित होना। ठीक है, विदेश न्यायालय में। अगला क्वेश्चन आ जाता है 131, निम्नलिखित में से कौन सी डिक्री की अंतर्वस्तु नहीं है? कौन सी नहीं है यहाँ पर? 1 नंबर आ जाएगा मामले का विस्तृत कथन। अगला क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का भाग 4 संबंधित है। 132 में 3 नंबर आ जाएगा विशिष्ट मामलों में वाद से। अगला क्वेश्चन आ जाता है 133, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध वाद की दशा में जहां वह रेल से संबंधित हो पूर्व लिखित सूचना परिदत्त करने की आवश्यकता होती है। 133 में 2 नंबर आ जाएगा रेल के प्रधान प्रबंधक को। 134, ऐसे कार्य की बाबत जो कि लोक अधिकारी द्वारा अपने पदीय हैसियत में किया गया है, लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि लिखित सूचना परिदत्त किए जाने के पश्चात डैश का अवसान न हो गया हो। तो यहाँ पर कितना टाइम पीरियड आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा, 2 माह। 2 माह का अवसान न हो गया हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर अवसान न हो गया हो। अगला क्वेश्चन है 135, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 25 के अंतर्गत निम्न में से किस न्यायालय को अपील के अंतरण की शक्ति निहित है? 135 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, अंतरण की शक्ति। अगला क्वेश्चन है 136, लोक अधिकारी के विरुद्ध ऐसे कार्य के बाबत जो कि उसकी पदीय हैसियत में किया गया है कि वाद में लोक अधिकारी को कौन सा क्षेत्राधिकार नहीं दिया गया है? 136 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डिक्री के निष्पादन में उसकी संपत्ति पर कुर्क किए जाने का दायित्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 137, लोक अधिकारी के विरुद्ध ऐसे कार्य के बाबत जो कि उसकी पदीय हैसियत में किया गया है कि वाद में पारित डिक्री की तारीख से संगणित डैश की अवधि, कितने टाइम की अवधि पूछी गई है, तक उस डिक्री के तुष्ट न होने पर ही डिक्री के निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 3 मास। ठीक है, 3 मंथ्स। अगला क्वेश्चन आ जाता है 138, अत्यावश्यक या तुरंत अनुतोष अभिप्राप्त करने के लिए सरकार के विरुद्ध या लोक अधिकारी के विरुद्ध ऐसे कार्य के बाबत जो कि उसकी पदीय हैसियत में किया गया है कि वाद में यदि न्यायालय पक्षकारों की सुनवाई के बाद संतुष्ट हो जाए कि अत्यावश्यक या तुरंत अनुतोष देने की आवश्यकता नहीं है तो न्यायालय, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आ जाएगा, वाद पत्र वापस कर देगा कि अपेक्षाओं का पालन करने के पश्चात प्रस्तुत किया जाए। 139 में कहा गया है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश यहाँ पर है 27 संबंधित है। तो 139 में 1 नंबर आ जाएगा, सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आधार पर न्यायालय वाद पत्र को लौटा देगा? 140 में 4 नंबर आ जाएगा, वाद पत्र उस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 141, सिविल प्रक्रिया संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं कहा गया है, कौन सा सत्य नहीं है? 141 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का पूर्वव्यापी प्रभाव है। 142, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायालय में वाद संस्थित नहीं कर सकता? 142 में आ जाएगा 3 नंबर, अन्य देशीय शत्रु जो केंद्रीय सरकार की बिना अनुज्ञा भारत में निवास कर रहा हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 143 जहाँ कोई वाद सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुका है वहाँ उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने के लिए समन प्रतिवादी के नाम निकाला जा सकेगा और उसकी तामील ऐसे दिन को जो वाद के संस्थापन की तारीख से डैश से बाद का ना हो की जा सकेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा 30 दिन 30 डेज, ऑप्शन नंबर 1। 141 में कहा गया है न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 30 के अधीन समन निकाला गया है को हाजिर करने के लिए विवश करने बाबत निम्नलिखित में से कौन सी शास्ति अधिरोपित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर 144 में 3 नंबर आ जाएगा, उसके ऊपर 5,000 रुपये से अधिक जुर्माना अधिरोपित करना। 145 निम्नलिखित में से किस आधार पर वाद विफल हो सकता है। 145 में 4 नंबर आ जाएगा, आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 कथन है और व्याख्या है। ठीक है, आपको तय करना है कि कथन और व्याख्या दोनों सत्य है या नहीं है, और इसमें हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 4 नंबर आ जाएगा इसमें, कथन और व्याख्या दोनों सही है। अब यहाँ पर कथन क्या है, एक अवयस्क किसी मृत व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि हो सकता है, एक अवयस्क हो सकता है। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या क्या है, लेकिन किसी विधिक प्रक्रिया में अवयस्क का प्रतिनिधित्व वाद मित्र या संरक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 146 में 4 नंबर ऑप्शन हो गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम 147 पर। प्रतिवादी द्वारा किए जाने वाले मुजरा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 147 में 4 नंबर आ जाएगा। 4 नंबर, अगर एक से ज़्यादा प्रतिवादी हो तो धनराशि किसी भी प्रतिवादी द्वारा वसूल करने योग्य होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 148, किसी वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर, किसी वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर दोनों में से कोई भी पक्षकार उपसंजात नहीं होता है तो वहाँ न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि 148 में 2 नंबर आ जाएगा, वाद खारिज कर दिया जाए, वाद खारिज कर दिया जाए। 149 पर चलते हैं। 149 में कहा गया है, जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर वादी उपसंजात हो जाता है और प्रतिवादी उपसंजात नहीं होता है और यह साबित नहीं होता है कि समन की तामील सम्यक रूप से की गई है, तब न्यायालय क्या करेगा। तो यहाँ पर 149 में 3 नंबर आ जाएगा, आदेश देगा कि दूसरा समन निकाला जाए और उसकी तामील प्रतिवादी पर की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 लास्ट क्वेश्चन है। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जब लागू होने योग्य हो तब डैश के प्रारूप और जहां वे लागू होने योग्य न हो वहां जहां तक हो सके लगभग वैसे ही प्रारूप सभी अभिवचनों के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। 150 में 1 नंबर आ जाएगा, परिशिष्ट क। ऑप्शन फर्स्ट परिशिष्ट क। तो ये दोस्तों आपके आरपीएससी जेएलओ का प्रीवियस ईयर का पेपर 2nd था। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब और लाइक आपको करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।